बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये तीसरा लेक्चर है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी ये बहुत ही स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट है, अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। और डुअलिटी का क्या मतलब है? डुअलिटी मीन्स, डुअल मीन्स डबल। वो एक थ्योरी यही है, कॉन्सेप्ट ये है कि द वेव्स कैन हैव अ पार्टिकल नेचर एंड द पार्टिकल्स कैन हैव वेव नेचर। ये कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब सा कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि आप उस तरह से देखें तो वेव्स एक और चीज़ है, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट खसूसियात मुख्तलिफ हैं पार्टिकल से। अब वेव आप ये एक देख लें, एग्ज़ाम्पल ऑफ अ वेव। इमेजिन कर लीजिए साउंड वेव होती है, लाइट वेव और इवन वाटर वेव्स। अब इसमें एक चीज़ तो होती है वेवलेंथ, यानी वे ये जो इसका मैक्सिमा है, क्रेस्ट कहते हैं, इसके दरमियान का डिफरेंस या 2 ट्रफ के दरमियान का डिफरेंस, ये इसकी वेवलेंथ हो गई। या एक पॉइंट ले लिया, एग्जैक्टली सेम पॉइंट व्हेन द साइकिल इज कंप्लीट, ये भी वेवलेंथ हो गई। तो एक तो वेवलेंथ हो जाता है लैम्डा, इसके लिए सिंबल यूज होता है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा गुजरेंगी, उतनी ज्यादा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। So this is a wave, and a particle, particle has mass, velocity and momentum. उसका मास होगा, उसका वजन होगा, वेलोसिटी होगी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट। तो अब ये तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हो गई, तो एक दूसरे की तरह किस तरह बिहेव कर सकती है। डी ब्रॉगली ने इस सजेस्ट किया इन 1926 that small particles when moving they can have waves, they can behave as waves। अब आप ये इलेक्ट्रॉन मूव करता दिखाया इन्होंने। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो वेव्स अगर है तो उसकी तो वेवलेंथ भी होगी, ये इसकी वेवलेंथ हो गई। अब अगर वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज mv। अब एक बड़ा ये स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट है, मगर ये कैसे इनके जहन में आया? वो इस तरह से था कि 1923 में कॉम्पटन ने कुछ स्टडी किया दैट वाज स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ लाइट एलिमेंट। यानी एक्स-रे फोटॉन्स डाले गए, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं ना, और बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे डाले गए और वो स्कैटर हो गए फोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज हुई। और वो जो भी कैलकुलेशंस करके, और वो इस ये कंक्लूजन था दैट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, और इसी को रीनेम करने लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। और ये लेके इन्होंने अब ये वहाँ की फोटॉन्स की एक बात हो रही थी, ये इन्होंने पार्टिकल्स पे फिट कर दिया। अब ये तो कर दिया, अब ये एक जो भी अब हो हाइपोथेसिस था, मफरूजा था, इसका एक प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, एविडेंस भी होना चाहिए। एविडेंस इसका बाद में आया। इससे पहले हम एविडेंस की तरफ जाएं, जरा ये देख लें कि अगर अब ये कह रहे हैं ना कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव अटैच्ड टू इट, फॉर्मूला भी आसान सा फॉर्मूला दे दिया, तो ये यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाता है। और ये मासेस हैं मूविंग पार्टिकल्स के, एंड दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ पे जाने से पहले, हम इसको डिस्कस करने से पहले, एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी कि आप देख लें वेवलेंथ की जो रेंज क्या है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होती है, तो रेडियो वेव्स है, मीटर में ये सब कुछ दिया हुआ है, ये तो रेडियो वेव्स हैं। और ये एंड तक ये आके ये हाई एनर्जी वेव्स जो होती हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है, 10 to the power -16 तक एक रेंज आ रही है। और यहाँ पे ये नैनोमीटर्स में जो होता है, ये हमारा विजिबल रीजन होता है, फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए 10⁻⁻16 हमारी एक रेंज होगी, कि उससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। तो अब गोल्फ बॉल से शुरू करते हैं। 45 ग्राम जिसका वजन है, स्पीड इसकी दी हुई है, और ये कैलकुलेट हो जाता। तो ये 10 to the power -22, और ये पिकोमीटर्स में दी हुई है, 10 raised to power -12। मजीद इसमें कर लें तो ये 4.9 into 10 raised to power -32 है। ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, -16 से बहुत ये उस तरफ आ गया। ये देखिए, राइफल बुलेट स्मॉल मूविंग पार्टिकल ही है,
अब यहाँ पे देखें ये 10⁻⁻21 और 10⁻⁻16 इंटू 10⁻⁻12 ये भी आउट ऑफ रेंज चला गया। वो तो यही ठीक है। और फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स पे आ जाएं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं दिस इज अ हीलियम न्यूक्लियस, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। इसका ये आ रहा है 6.6 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर्स। और अगर पिकोमीटर्स को उस तरह से हम लिखें, मीटर्स में लिखें तो 6.6 इंटू 10⁻15। अब ये रेंज में आ रहा है। इसके साथ इसकी जो वेव है इसके साथ वो डिटेक्ट हो सकती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स को देख लें। अब यहाँ इनकी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, एज का 10 टाइम्स ग्रेटर। अब ये 12 है, 12 इंटू 10⁻⁻12, 120 इंटू 10⁻⁻12। अब ये जो रेंज आ रही है ना, ये यहाँ पे एक्स रेज और गैमा रेज में आ रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो वेव्स डिटेक्ट हो सकती हैं या वेव्स अटैच्ड हैं, दे आर विद वेरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स। यानी ये एक क्वांटम वर्ल्ड की बात हो गई है। एवरीडे लाइफ में नहीं हम ये ऑब्जर्व कर सकते। अब इससे एक देखिए, इससे हमारा एक परसेप्शन बदल गया है ऑफ एन एटम। बोर परसेप्शन क्या था उनका मॉडल? उनका ये था कि न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्फेरिकल ऑर्बिट। तो सर्कल दिखाए हुए ना, ये स्फेयर्स होते हैं। हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, बाकी एटम्स में फिर वो बिल्डअप करते जाते हैं ना, इन सब में भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एटम का। अब डी ब्रोगली का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? न्यूक्लियस इन द सेंटर एनकम्पस्ड बाय वेव्स। वो टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। मगर बहरहाल ये वाला मॉडल भी यूज होता है केमिस्ट्री में। बहुत चीजें इसी तरह से एक्सप्लेन होती है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एंड एवरीथिंग। और ये भी ये क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक ये इससे बनती है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे एक बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एविडेंस की, कि वो एक चीज सजेस्ट कर दी गई है, एक सिर्फ असम्पशन है, हाइपोथेसिस था उस वक्त, मफरूजा था, उसका एविडेंस होना चाहिए कि पार्टिकल्स कैन बिहेव एज वेव्स। एविडेंस के लिए हमें थोड़ा सा वेव मोशन पे जाना पड़ेगा और वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखना पड़ेगा। वेव्स हैं, दे कैन शो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है? अब आप ये दो वेव्स देखें। ये इसको कहते हैं क्रेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको कहते हैं ट्रफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक वेव है, उसके ऊपर ही दूसरी वेव आ जाती है और इस तरह से आती है, ट्रफ ओवर ट्रफ एंड क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट। तो ये तो एम्पलीफाई हो जाएगी ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। और एक चीज और देखें, ये वेव क्या आपको बता रही है? यानी ये जो है ये एक्स डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये वाली डायरेक्शन है, तो एक्स तो वही है और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है इंक्रीज हो गया। मैक्सिमम भी ऊपर चला गया, मिनिमम भी ज्यादा नीचे आ गया। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद इस पे आ जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो जाती है। एक वेव है, दूसरी वेव आई इस पे और वो इस तरह से आई, ये ट्रफ है, लोएस्ट पॉइंट मिनिमा, एंड ये क्रेस्ट है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसका अगर आपने मजीद इसको समझना है ना, तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट होता है फिजिक्स में, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। एक शैलो सा ट्रफ होता है, उसमें पानी होता है और उसमें वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ ये अब सारी चीजें उसमें एक आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे बहुत उसके एक्सपेरिमेंट्स, ट्रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद एक आता है दूसरा जो बिहेवियर है, इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ लाइट, दैट इज द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होती है? डिफ्रैक्शन होती है स्प्रेडिंग आउट ऑफ द वेव्स व्हेन दे पास थ्रू एन एज और अ गैप। देखिए, ये वेव्स को अब इस तरह से दिखाया हुआ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये इस तरह से दिखाया हुआ है। अब ये स्लिट में से गुजर रही है तो आप देख रहे हैं ये फैल रही है। और एक और चीज है, ये इफेक्ट ज्यादा नजर आता है व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। अब यहाँ पे ये देखें, ये साइज ऑफ द स्लिट है और ये वेवलेंथ होगी ना, ये एक क्रेस्ट, दूसरा क्रेस्ट, इनके दरमियान जो फासला है ये कंपेरेबल आपको नजर आ रही है।
और इसमें ये स्प्रेडिंग आउट ऐसे हो रही है और कितने अच्छे ये सेमी सर्कल से बन रहे हैं। और वैसे अगर आपने कश्ती चलती हुई देखी है तो अब ज़रा पानी में ऑब्ज़र्व करें कि कैसे वो सर्कुलर वेव्स पीछे बन रही होती हैं। अब इसमें ये कहते हैं कि दिस गैप शुड बी स्मॉल। स्मॉल का क्या मतलब है? तो रिलेटिव बात है ना स्मॉल। दिस शुड बी कंपेरेबल टू दिस वेवलेंथ। कंपेरेबल का मतलब इक्वल नहीं होता। कंपेरेबल का मतलब ये है कि विद इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, यानी उससे 10 गुना बड़ा या छोटा हो सकता है, उससे उससे ज्यादा नहीं। ये तो इंटरफेरेंस हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई। और फिर ये थॉमस यंग ने ये स्टडी किया 1807 में, ये बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, पासिंग द लाइट थ्रू अ स्लिट। ये जो है ना, ये वेव्स नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव्स है। वेव्स आ रही हैं और ये ऐसे स्प्रेड आउट हो रही है। और ऑब्जर्वेशन ये है, वेरी ब्राइट बैंड इन द सेंटर, देन डार्क बैंड, and then again bright band, but now this is becoming dimmer and dimmer, ये धीमा मध्यम पड़ता जा। फिर यही एक्सपेरिमेंट किया गया डबल स्लिट के साथ। ये waves आ रही है, double slit, and then they spread out in semicircle, and then these diffracted waves they overlap। और इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये जो लाइन है ना, इसको समझ लें कि ये ट्रफ है और बीच में जो है यानी मैक्सिमा है और बीच में जो है वो मिनिमा है। अब आप इस पॉइंट को देखिए सेंटर में, यहाँ पे ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इन द ब्राइट बैंड इन द सेंटर। और इसी तरह से फिर जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ ये इस तरह से आ जाएगा। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन यही है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ये इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और ये अभी तक लोग कर रहे हैं। ये तो अब वेव्स यहाँ से गुजारी जा रही है ना, ये तो अभी मैंने आपको बताया 2007 में तब ये हुआ है, तो इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है। यही एक्सपेरिमेंट बाद में रिपीट किया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट की, तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो ये था कि एक इलेक्ट्रॉन इस स्लिट में से गुजरेंगे, एक यहाँ पॉइंट आएगा, निशान इसका आ जाएगा ऑन द स्क्रीन, एक यहाँ पे आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। मगर बहरहाल ये जो रिजल्ट आया ना, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करते हैं थ्रू सर्टेन वोल्टेज और उसकी वेलोसिटी होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे क्या आ रहा है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है जैसे वेव्स का आता है। और ये एक प्रूफ था that electrons can behave as waves। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, जो वेव्स है that is equal to h over mv wavelength, ये Planck's constant mass of the electron and then the velocity। ये और ये तो वही रहेंगे ना, कांस्टेंट है। velocity can change the voltage here and the velocity changes, and if the velocity changes, wavelength also changes। the wavelength can be of this beam can be controlled। तो अब यहाँ पे एक प्रूफ तो आ गया, जो असम्पशन थी डी ब्रोगली की, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इस इक्वेशन का प्रूफ तो आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद लाइट को गुजार के देखा गया फिर थ्रू मल्टीपल स्लिट्स, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये आप यहाँ देखिए, जब मल्टीपल स्लिट्स में से गुजरती है ना, तो ये ज़्यादा रिफाइंड हो जाती है ये लाइंस। ये डबल स्लिट का रिजल्ट्स हैं, ये मल्टीपल स्लिट्स के हैं। उसके लिए एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाते हैं, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, ग्लास प्लेट लेके और उस पर स्क्रैचेस डाल दिए जाते हैं, और इतने स्क्रैचेस होते हैं 1000 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। और ये बिहेव करता है एज अ फ्लैट सरफेस ऑफ पैरेलल स्लिट्स, यानी इतनी ज़्यादा स्लिट्स हैं और उसमें से लाइट गुजरती है, और बड़े खूबसूरत यहाँ पे पैटर्न्स आते हैं। और इनकी स्पेसिंग अगर आप कैलकुलेट करें ना, स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स 2 माइक्रोमीटर्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट मेटेलिक क्रिस्टल्स दे कैन बिहेव एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। यानी अब आप क्रिस्टल क्या होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अब आप ये देखिए, ये कोई भी क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है या जो भी। अब ये आयंस इस तरह से अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है। और अगर आप और से देखें, आपको नजर आ रहा होगा इनके बीच में स्पेसिंग्स है, नजर आ रही है ना स्पेसिंग्स।
दिस कैन एक्ट एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। स्पेसिंग कितनी होती है, ये मेटेलिक क्रिस्टल्स में ये देख लें 0.1 टू 0.3 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है स्पेसिंग। ज़ाहिर है हर मेटल की डिफरेंट होगी ना, हर मेटेलिक क्रिस्टल की। अब कंपेरेबल वेवलेंथ होनी चाहिए फॉर टू एक्ट बिफोर इट एक्ट्स एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक्स-रेज़ की जो वेवलेंथ होती है दिस इज फ्रॉम 0.01 टू 10 नैनोमीटर्स, ये इस रेंज में आ रहा है ना। Therefore, when X-rays fall on the metallic crystals, on the crystal, they can be diffracted. अब ये स्टडी किया गया by 3 scientists in 1926. अब ये एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है when X-rays fall on the aluminum foil, this pattern is observed, and when electrons are bombarded on the aluminum foil, then this pattern is observed. अब आप देख लें पैटर्न सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, एग्जैक्टली सेम हो भी नहीं सकता, मगर सिमिलर पैटर्न है ना। एंड दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एज वेव्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि ये एक्सपेरिमेंट्स 1926 में हुए हैं और इनको नोबेल प्राइज इनको मिला है 1937 में। और जीपी थॉमसन उसमें थे, और जीपी थॉमसन के जो वालिद थे जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था इन 1895 एंड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1906। और जीपी थॉमसन जो थे वो उनमें से थे जिन्होंने ये प्रूफ किया दैट इलेक्ट्रॉन कुड एक्ट एज अ वेव। अब डी ब्रोगली ने का कोट है कि द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर ब्लर्स द बाउंड्रीज बिटवीन द मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल। पार्टिकल्स एक मटेरियल चीज समझी जाती है ना, एंड द वेव्स आर नॉन मटेरियल, और उनकी तो बाउंड्री खत्म हो गई है। ये आप ये जरा फिगर देखिए, इसमें अब ये सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि ये किसी ये वेव है या पार्टिकल। वो उसे कहते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑब्जर्वर, कि किस जाविये से कौन सा ऑब्जर्वर जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ये वेव हो गई और कहीं पार्टिकल होगा। ये जो अब कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। आगे काफी सारी क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड इस पे है, वेव्स एंड वेव फंक्शंस एंड ऑल दैट। तो उससे ये पता चलता है कि एक सोचने की बात है ना कि हकीकत सिर्फ वो नहीं है जो हमें नजर आती है या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकती है जिसको जो हमारी लिमिट्स नहीं है, हमारी अकल महदूद है, हमारी समझ, मगर बात उससे बहुत आगे भी हो सकती है।